नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से समग्र बैच में। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आपका एक बार फिर से यहाँ पे कॉर्डियल वेरी वार्म वेलकम करता हूँ दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी में लेसन नंबर 6 प्राकृतिक संकट व आपदाएं। देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं आपके पास में, वह आपके यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो या फिर अभी तो कोई भी एग्जाम्स हो, उनमें बेसिकली डिजास्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। यहाँ तक कि स्टैटिक सब्जेक्ट जो हैं आपके पास में, जो एनसीईआरटी से सबसे पहली बार बच्चों को एक ढंग का यूपीएससी लायक कोई कंटेंट अगर इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वो इस लेसन से हो रहा है। तो हम इसे शुरू करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि अगले 6 महीने में आपका जो प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने वाला है और इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके सामने 8 जनवरी 2024 से एक रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं, जो क्रैश कोर्स भी इसको कह सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में विद्यार्थी जो हैं अवेल कर पाएंगे। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर पाएंगे। चलो दोस्तों, समग्र बैच में आगे बढ़ते हैं। आपके पास में इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी। टेलीग्राम हैंडल है जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चाहे न्यूज़ हो, चाहे आपके पास में करंट अफेयर्स की बात करें, एनसीईआरटी हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, सारी चीज़ें यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है दोस्तों, राइट। और हमेशा मैं कहता हूं कि ज्ञान का होना जितना महत्वपूर्ण है, वो कहीं न कहीं ज्ञान की उपयोगिता का भी बेसिकली परिचय देना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। सो आप जो ये सीख रहे हैं, जैसे अभी बेसिकली हमने लेसन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। सो आपके महीने के 4 हफ्ता में बेसिकली हर हफ्ते में 2 क्लासेस को अगर देखा जाए तो लगभग 8 लेसन्स बेसिकली आप जो हैं कंप्लीट कर पा रहे। तो दोस्तों, हर रोज आपके पास में लगभग 12 लेसन्स बेसिकली जो है पर वीक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये 12 लेसन्स पढ़ने के बाद में वीकेंड पे बैठ करके आप प्रॉपर एक टेस्ट जरूर लिखिए, जो कि पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है, जिसमें आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि सर आपकी तैयारी का स्तर कहाँ पे पहुंच चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास हमेशा बेसिकली जो है एक पॉजिटिव जेस्चर से शुरू होती हैं। आज की क्लास में भी शुरुआत में आपको धन्यवाद या फिर आपके पास में कहीं न कहीं कृतज्ञता जाहिर करते हुए करना चाहूँगा दोस्तों, कि जो आपने स्नेह और सम्मान बेसिकली इन सेशंस को दिखाया, जो कि एंगेजमेंट, एक पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से दिखाया, वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। धन्यवाद। और ऐसा ही प्रेम आगे वाले कंटेंट को भी आप जाहिर बेसिकली करें, यही बेसिकली हमारी शुभेच्छा रहेगी आप सभी विद्यार्थियों के लिए। इस लेसन को शुरू करते हैं। ये बुक का अंतिम लेसन होने वाला है। 11वीं की 2 किताबें हैं। एक फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, दूसरी किताब ये है आपके पास में भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसका ये अंतिम चैप्टर 6 है, जिसका नाम है प्राकृतिक संकट व आपदाएं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स को बेसिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, हमारा ज्योग्राफी के अंदर कई सारी चीज़ों से पाला पड़ने वाला है। उनमें से एक ये है ना। जब आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव या पीसीएस के पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, सिलेबस को, पाठ्यक्रम को देखेंगे, तो भूगोल से बेसिकली कुछ चीज़ें जुड़ी हुई देखने को मिलेगी, जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी है, जैसे सुनामी है, जैसे भूकंप है ना। सो ये सारी चीज़ें, इनके पीछे कहीं न कहीं आपके पास में भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं, और उन जियोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस को जानना आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का एक कहीं न कहीं विषय रहने वाला है। पर उन प्रक्रियाओं के कारण, जैसे सपोज भूकंप जो है, बेसिकली बेसिक्स हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं सर भूकंप को लेकर के हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, है ना, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर्स कवर किए हैं। पर गुरुदेव, अब हम बेसिकली जो पढ़ेंगे कि सर भूकंप को एज ए जियोलॉजिकल इवेंट नहीं देख करके आपदा के रूप में पढ़ा जाएगा, तो वह नेचुरल डिजास्टर्स के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में बेसिकली इसको देखा जाएगा, सीखा जाएगा, वह समझा जाएगा। तो प्राकृतिक संकट व आपदा बेसिकली जो हैं, इसके तत्वाधान में बेसिकली हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। लेट अस मूव अहेड। तो इस चैप्टर को मोटे मोटे तौर पे हमने बेसिकली इन्हें 9 खंडों में विभाजित किया है। परिचय के पश्चात भारत के संदर्भ में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या खतरे हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहले बेसिकली हम लोग भूकंप की जानकारी लेंगे। उसके पश्चात सुनामी को समझेंगे, जो कि भूकंप से ही रिलेटेड है आपके पास में इवेंट। फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर भी बेसिकली बात करने वाले। और आई गेस उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब हमने मानसून पढ़ा था तो हमने अच्छे से जाना भी था, आज वापस उसका एक रिवीजन हो जाएगा, राइट। और फिर फ्लड्स के बारे में, बाढ़ के बारे में जानकारी लेंगे। फिर सूखा जो आता है आपके पास में, वो भी अपने आप में एक डिजास्टर ही है, उसकी भी आज जानकारी लेने वाले हैं। भूस्खलन या लैंडस्लाइड जो है आपके पास में पर्वतीय स्थलों के अंदर बेसिकली बहुत ही भयंकर जान और माल की हानि इसके कारण होती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड भी बेसिकली जो है एक आपदा के रूप में है, इसको भी पढ़ेंगे।
अब सर, चाहे आपके पास में भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे आपके पास में भूस्खलन जैसी समस्याएं हो, इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए? और यहाँ पे प्रांत के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे बेसिकली नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है क्या क्या बेसिकली नियोजन, क्या क्या बेसिकली परियोजन इसके लिए किया जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम दृष्टिगोचर करेंगे। और आज हम आपदा प्रबंधन की पहली और कहीं के समेकित जानकारी जो है इस सत्र के माध्यम से लेने की एक चेष्टा करने वाले हैं। क्लास को बेसिकली शुरू करते रहे। याद रखिएगा, क्लास को पढ़ते वक्त पॉइंटर्स या फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। एक सिंगल गो के अंदर बेसिकली जो है अगले 30-40 मिनट प्रॉपर आपकी सीटिंग देने के साथ में आपको जो है क्लास को कंक्लूड करना है। ऐसा नहीं हो आपके पास में कि सर 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े और फिर बेसिकली फ़ोन बज गया या फिर किसी ने आवाज़ दे दी तो उठ गए। नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि जो सतत है वही सफल है। तो कंसिस्टेंसी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, पेड कोर्स से पढ़िए, चाहे आप स्वाध्याय कीजिए, हर आयाम में, हर डायमेंशन में सततता, बेसिकली निरंतरता जो है, कोहर्जन जो है आपके पास में, वह बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा आपकी इन प्राकृतिक आपदाओं का परिचय कि सर हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं या फिर उनके प्रकृति में क्या क्या सडन जो परिवर्तन हो सकते हैं उनको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं। राइट, तो परिवर्तन जो है आपके पास में प्रकृति में स्थिर है, तो यहाँ पे उसका परिमाण है, उनकी गति है, वह भिन्न हो सकती है। मतलब हर चीज़ चलेमान है, हर चीज़ में बदलाव है। राइट, आप कॉन्टिनेंट्स को देख लो, ओशियंस को देख लो, राइट, पहाड़ों को देख लो, नदियों को देख लो, हर चीज़ में बेसिकली परिवर्तन है और वह सतत है। पर याद रखना उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। जैसे पर्वतों का बेसिकली अपर्दन की बात करें, इरोजन की बात करें, वह बेसिकली जिस रेट पे हो रहा है, क्या नदियों में बेसिकली गति उससे भी कई गुना ज़्यादा देखने को मिलती होगी? हवाएं पवनें जिस गति से बेसिकली चल रही हैं, क्या उसी गति से ग्लेशियर्स या हिमनद चल रहे? नहीं। तो हमें यह चीज़ जरूर पता है कि सर प्रकृति में हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, पर उस परिवर्तन का परिमाण यानी उसकी मात्रा और उसकी गति मतलब उसका डायरेक्शन, ये दोनों ही भिन्न भिन्न होता है। और ये सारी चीजें जो है वह क्रमिक प्रक्रियाएं हैं, है ना। जैसे आपके पास में क्रमिक प्रक्रिया का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। वन स्टेप के बाद में जो है अगला स्टेप बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं बेसिकली क्या है, आपकी क्रमिक प्रक्रियाएं हैं, विकासशील प्रक्रियाएं हैं और अचानक होने वाली कुछ घटनाएं होगी आपके पास में। जैसे सडनली क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं क्लास ले रहे हैं, अचानक से हो सकता है कि हमारे पास में ट्रेमर्स या फिर भूकंप हमको महसूस हो, अर्थक्वेक महसूस हो। तो ये भूकंप क्या हुआ आपके पास में कि सडन वाइब्रेशंस जो हैं अर्थ की क्रस्ट में हमको कहीं कहीं भूपर्पटी पे महसूस होगी। राइट, सुनामी आ सकती है, बड़ी बड़ी लहरें बेसिकली जो है समुद्र के तट पे बेसिकली देखने को मिलेगी, जो समुद्र तट से बेसिकली जो है स्थल भाग की तरफ जो है आगे गतिशील होगी और अपने रास्ते में आने वाले हर एक विषय वस्तु को क्या कर लेगी, जलमग्न कर देगी और एक डिजास्टर, एक आपदा का रूप ले लेगी। तत्पश्चात हम ज्वालामुखी भी देखेंगे कि सर ज्वालामुखी जनरली बेसिकली देखते हैं कि सर जो वोल्केनो माउंटेन होते हैं शांत है, पर मीनवाइल कभी कभार अगर उनमें विस्फोट हो तो वो अचानक होता है और उनके अंदर विस्फोट होने के कारण कई गैसेस, कई गुना राख, कई केमिकल्स और कई बेसिकली जो है आपके पास में अन्य अन्य ज्वालामुखी पदार्थ, उसमें से पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं। अब उनका अचानक बेसिकली प्रकृति में इस तरीके से उत्पन्न हो जाने के कारण कई चीज़ें संभव है, जैसे कि अर्थक्वेक हो सकता है, जैसे कि आपके पास में भूस्खलन हो सकता है, जैसे कि जंगल में फायर हो सकती है, फॉरेस्ट फायर जिसको कह सकते हैं, आपके पास में वन अग्नि कह सकते हैं। तो अपने आप में यह ज्वालामुखी विस्फोट भी बेसिकली क्या है, यह भी अचानक होने वाली घटना है, सडन प्रोसेस है और यह भी डिजास्टर का ही एक रूप है। और परिवर्तन जो है आपके पास में वो स्थानीय हो सकते हैं, जैसे आपके पास में ओलावृष्टि है, ठीक है ना, या फिर वैश्विक भी हो सकते हैं। तो जो चेंजेस है, सपोज हमने कहा कि सर आज हमारे राजस्थान में या आज हमारे हरियाणा में, आज हमारे पंजाब में ओलावृष्टि हुई, आज हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है बाढ़ आ गई, तो ये क्या एक क्षेत्र विशेष, एक जिले, दो जिले, 4 जिलों को इन्होंने प्रभावित किया होगा, ठीक है सर। तो वहाँ की कृषि या फिर वहाँ के मवेशी प्रभावित हुए होंगे। पर अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, तो ये वैश्विक है। क्योंकि आई गेस आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की रेफ्यूजी, उसमें क्या कहा जाता है कि पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, इन्हें सरहद कभी भी रोक नहीं पाती है। सो वही चीज़ है सर आपके पास में, जो ये पवन है, जो आज बेसिकली गैसीय या फिर वायुमंडलीय परिसंचरण है, क्या इनको हमारे द्वारा, मानव द्वारा जो निर्मित सीमाएं हैं, क्या वो रोक पाती? नहीं रोक पाती। ठीक ऐसा ही है, क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जाती है और दिल्ली में स्मोक देखने को मिलता है। राइट, सो समस्या कहीं पे बेसिकली जो है जन्म ले रही है और उसका परिणाम बेसिकली कहीं और देखने को मिल रहा है।
तो इसीलिए कह सकते हैं कि सर जलवायु परिवर्तन जो है वह स्थान विशेष की समस्या नहीं है, यह वैश्विक समस्या है। तो जब भी हमारे सामने यह इस तरह की घटनाएं होगी जो सतत हो, जो क्रमिक हो, जो अचानक भी हो, इनका जो परिणाम या परिमाप हो सकता है, इनका प्रभाव हो सकता है, वो एक क्षेत्र विशेष पे हो सकता है या फिर पूरे विश्व पे भी हो सकता है। तो डिजास्टर्स दो तरह की हो गई। पहला हो गई आपके पास में जो स्थानिक हो, जो रीजनल हो, दूसरी हो गई जो वैश्विक हो, जो ग्लोबल हो, ठीक है ना। तो आपने हमें एक हेल स्टॉर्मिंग का या फिर ओलावृष्टि का एग्जाम्पल दे लिया और एक वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल दे दिया, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का आपने एग्जाम्पल दे दिया। अब ये परिवर्तन पर कहीं न कहीं दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो इसकी प्रकृति और तटस्थ भाव बेसिकली देखा जाए तो जबकि मनुष्य इसका मूल्यांकन वांछनीयता के आधार पर बेसिकली करता है, ठीक है ना। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपदा क्या है। आपदा की जो पृष्ठभूमि बेसिकली अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए थोड़ा सा आपदा की बात में समझते हैं। सर अगर मैं कोई चीज को अपेक्षा करूं कि यार सुबह हुई है, सूरज निकलेगा, पहाड़ है, ठंड होगी, समुद्र का एरिया है, चिपचिप होगी, ह्यूमिडिटी होगी, अपेक्षित है सर ये। सांझ हो चुकी है, अंधेरा होगा, अपेक्षित है सर ये, राइट। प्रकृति में जो चीज अपेक्षित हो वह बेसिकली हम उसे सहजता से अपने जीवन का एक भाव के रूप में बेसिकली ग्रहण कर लेते हैं, उसको सहज, उसको बेसिकली नेचुरल मान लेते हैं कि ये तो प्राकृतिक है ना। जैसे भोर हो गया आपके पास में, सुबह पो फटना हुआ, शाम का भोर का समय हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपके पास में, इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं सहज है सर, ये चीज तो अपेक्षित है। पर अचानक कोई चीज अपेक्षित अनपेक्षित हो जाए तो, जैसे बाढ़ आ गई, अचानक से भूकंप आ गया, हमने कोई अपेक्षा नहीं की थी। जैसे आप अब ये लेसन पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता ना अगले 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बाद या फिर 1, 2, 4 दिन बाद या फिर अगले 1, 2, 4 सेकंड बाद ही कोई भूकंप आ जाए, कोई ज्वालामुखी फट जाए, कोई बेसिकली जो है सुनामी आ जाए, हमें नहीं पता है, राइट। आपदा क्या है, डिजास्टर्स क्या है, यह अनअपेक्षित घटनाएं होती हैं जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव नियंत्रण में नहीं है। तो एक तो अनअपेक्षित है कि सर वी हैव नॉट कॉज्ड इट। क्या कोई एक देश ये कह सकता है कि अगर सोचो ये सारी चीजें अगर हमारे कंट्रोल में होती है ना, तो विश्व युद्ध में इतने लोग क्यों मारे जाते। विश्व युद्ध में इतने लोगों को मारे जाने की जरूरत ही नहीं। फिर अमेरिका क्या करता, अमेरिका और यूके ये दोनों मिलकर के सीधे जितनी भी आपदाएं कॉज कर सकते थे, जर्मनी में कॉज कर देते, रशिया में कॉज कर देते, जापान में कॉज कर देते और वो देश वहीं रुक जाते। हमें एक चीज तो समझ में आ गई सर कि सर क्या हम बारिश को छोटे लेवल पे भी बेसिकली क्लाइमेट मॉडलिंग नहीं कर पा रहे। जैसे अभी हम बेसिकली जो है आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात करते हैं, राइट, कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं कि सर जो आपके पास में सिल्वर आयोडाइड का कहीं न कहीं हम लोग जो है छिड़काव करेंगे बादलों पे और वो कहीं न कहीं जो है वर्षा कॉज करेगा, ठीक है। क्लाइमेट मॉडलिंग थोड़ी बहुत हम बेसिकली कर पा रहे हैं, पर इतने वृहद लेवल पे कि सर हम पृथ्वी की गहराई में जो है उत्पन्न होने वाले भूकंप को जनरेट कर पाए स्वतः, पृथ्वी के ऊपर बेसिकली सुनामी से लहरें उनको कंट्रोल कर पाए कहीं पे, है ना, जलवायु को बेसिकली कंट्रोल कर पाए, इतना अभी मानव विकसित नहीं हुआ है, राइट। एक छोटा वायरस निकल के आता है पता नहीं किस जंगल से या फिर किस जीव से और पूरी दुनिया दुम दबा करके 2 साल घरों में बैठ जाती है। यस और नो, कोविड की बात कर रहा हूं, महामारी की। व्हाट हैपेंस सर, प्रकृति के आगे हमारा बस नहीं चलता। तो आपदाएं क्या है, डिजास्टर्स क्या है, अनपेक्षित घटनाएं जो मानव नियंत्रण में नहीं हो, जो थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती हैं, जिसकी वजह से मानव जीवन का क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाता है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। जान मतलब ह्यूमन लाइफ, है ना, कईयों की मौत हो जाती है। माल मतलब हो गया प्रॉपर्टी, जैसे सड़कें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, है ना, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, राइट। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान और माल की नुकसान होता है यहाँ पे। इसे निपटने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमें सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं जो है परंपरागत रूप से इसे प्राकृतिक शक्तियों के परिणाम के रूप में देखा जाता है, लेकिन मानवीय गतियां भी महत्वपूर्ण उपयोग कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आपके पास में 2 रीजन हो सकते हैं डिजास्टर्स के, कि एक है आपके पास में प्राकृतिक और दूसरा हो सकता है वह है मानवीय। दूसरा क्या है आपके पास में, प्राकृतिक के अलावा मानवीय शक्तियां भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। उदाहरण में भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। अब ये भोपाल गैस त्रासदी में अचानक हुई थी, राइट, और ये बेसिकली हमारे कंट्रोल के बाहर भी हो गई थी एक तरीके से। वी वर नॉट एबल टू कंटेन द गैस, है ना।
सो अपने आप में, पर क्या यहाँ पे कोई प्रकृति के कारण ये हुआ, नेचर के कारण हुआ? नहीं सर, यह ह्यूमन एरर्स के कारण, यह मानव जनित आपदा थी सर अपने आप में। हम अगर बात करें यूक्रेन के आसपास में, तो रशिया का चर्नोबिल जो एक न्यूक्लियर प्लांट था, है ना, वह मेल्ट डाउन हो गया था, है ना। तो नाभिकीय संयंत्र में बेसिकली जो है आपके पास में वहाँ भी आपदा हुई थी, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ था आपके पास में। आज भी इस एरिया में लोग पाँव नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है। इसके अलावा कई युद्ध होते हैं, उनमें हम केमिकल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, अपन बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो अपने आप में डिजास्टर है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी, ये क्या एक आपदा नहीं है? क्या उन्होंने अपेक्षा की थी इस चीज़ की? क्या वो कंट्रोल कर पाए थे? दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। अच्छा, कई प्रदूषकों की हम लोग बात करते हैं। जब हम प्रदूषकों को, सपोज आज मैं गाड़ी लेकर के ऑफिस में आ रहा हूँ, कितना बेसिकली मीथेन इमिशन हो रहा होगा, कितना उसमें से बेसिकली जो है अन्य अन्य गैसेस का रिसाव या उत्सर्जन जो हो रहा हो, जो वायुमंडल में मिल रही हैं, इसी वातावरण में परिसंचरण में मिक्स हो रही हैं, और वह ओवरऑल अर्थ के क्लाइमेट को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, तापमान के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकती, राइट और रॉन्ग। तो आपको बताया कि सर यह चीजें मात्र प्राकृतिक ही नहीं है, अपितु आपदाओं के पीछे कहीं न कहीं एक मानव योगदान भी हो सकता है सर, राइट। सो डिजास्टर्स आर सर्टेनली नॉट नेचुरल्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे कई आपदाएं हैं, जैसे कि आपके पास में अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर की रिस्क बेसिकली जो है उसको सोचना समझना जरूरी है। आपदाओं में कई बार जो है मानवीय योगदान भी होता है, क्योंकि जो मानवीय क्रियाएं हैं आपके पास में प्रत्यक्ष रूप से कुछ आपदाओं का कारण बनती है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गया, है ना, भोपाल गैस त्रासदी, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है, जैसे आप वनों की कटाई कर रहे हैं, उसके कारण भूस्खलन हो सकता है ना। और इसके कारण संभावित स्थानीय मानवीय गतिविधियों को बेसिकली जो है आपको पहचानना जरूरी होगा, और यहाँ पे इसके रोकथाम और शमन के लिए आपको कार्य करना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो चीज आदमी कर रहा है, जो मैनमेड डिजास्टर है, उन्हें रोका जा सकता है। जैसे वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई को रोक करके वृक्षारोपण चालू कर दो, तो जो भूस्खलन है उसको रोका जा सकता है, राइट। जो बाढ़ है उसको रोका जा सकता है, यस और नो। तो हम जो मानव जनित आपदाएं हैं उनके कारकों को कहीं न कहीं निष्क्रिय करें, तो यह संभव जरूर है कि जो आपदाएं हैं उन्हें कंटेन किया जा सकता है, उनके जो दुष्परिणाम हैं उनको कहीं न कहीं विफल किया जा सकता है, उनका शमन किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। तो समय के साथ मानव निर्मित आपदाओं की आवृत्ति और पैमानों में भी वृद्धि हुई है दोस्तों। सो कई मानव प्रेरित आपदाओं को रोकने और कम करने का प्रयास बेसिकली लगातार जारी है दोस्तों आपके पास, राइट। सो अभी हम जैसे क्लाइमेट डील की बात करते हैं, है ना, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी की बात करते हैं, अभी क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं हम लोग। सो व्हाई डू वी टॉक ऑफ दिस? हमारा कारण वही है कि सर हमें ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है, राइट। हम नेट कार्बन न्यूट्रल या कार्बन जीरो की बेसिकली बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? इसी कारण तो बात करते हैं ताकि कम से कम आपके पास में ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो, उत्सर्जित हो, और वातावरण को कम से कम दूषित करे, और उनके कारण तापमान वृद्धि भी कम हो, राइट। सो ये आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन पर बेसिकली यहाँ पे लगातार जोर दिया गया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना तो मुश्किल है ना। तो जब आपके पास में प्राकृतिक आपदाओं को आप बेसिकली जो है पूरी तरीके से नहीं रोक पाते, तो आप किसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम जो मानवीय या फिर आपके पास में ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं उनको बेसिकली थोड़ा बहुत रोका जा सकता है। कैसे? हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे जो काम करने का तरीका है, या फिर हमारी जो लापरवाही है, हमारी जो तकनीक है ना, इनमें लगातार उत्तरोत्तर सुधार करके, उनमें उन्नयन करके, उनमें बेसिकली जो है बेटर टेक्नोलॉजी का और बेटर रिसर्च का, बेटर अवेयरनेस का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे प्राकृतिक खतरों से और आपदाओं में भी अंतर होता है। एक तो होता है सर दिस इज डेंजरस, है ना, एक होता है सर ये खतरा है, और एक होता है कि सर ये डिजास्टर है, आपदा है ना। तो इन दोनों में दोस्तों क्या फर्क है आपके पास में? व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग देम? सो प्राकृतिक खतरों से तात्पर्य पर्यावरण में संभावित नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से है या नहीं है आपके पास में? इट इज सर्टेनली सर, इट इज सर्टेनली, इट इज नॉट अ बिग डील कि सर आप प्राकृतिक खतरों से बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो तत्व हैं वो बेसिकली पर्यावरण से बेसिकली आ रहे हैं, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, राइट।
और यहाँ पे आपदा ये बेसिकली हमेशा अचानक ही आती है और जो मानव नियंत्रण से कहीं न कहीं जो है परे हैं और ये व्यापक विनाश करते हैं और अशांति बेसिकली पैदा करती हैं। तो खतरा तो आप समझ पा रहे हैं, डेंजर बेसिकली वो किसके कारण है? डेंजर से मतलब होता है कि आपका पर्यावरण में बेसिकली जो है में संभावित नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये पानी जहरीला है, पीने योग्य नहीं है, यह हवा दूषित है, सांस लेने योग्य नहीं है, यह भोजन विषाक्त है ना, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये चीजों को हम लोग कहते हैं ना, दिस इज डेंजरस, यह खतरे से खाली नहीं है, राइट। इट कैन बी फेटल फॉर योर हेल्थ, राइट। जो अब इसके अलावा बेसिकली जो डेंजरस है, अब ये तो यहां पे बोला कि संभावित है, इट इज पॉसिबल कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, जबकि आपके पास में जो आपदा है, जो डिजास्टर्स हैं, वह आपके कंट्रोल के बाहर है। अब जो वो कंट्रोल के बाहर हो गए, जैसे मैंने कहा एक बार सुनामी आ गया तो पूरा का पूरा आधा जापान डुबा दिया भैया, कौन बच पाया उससे? हमारा तमिलनाडु भी बेसिकली हताहत हुआ था। जब भुज में भूकंप आता है वर्ष 2003-2004 में, तो वहां पे देखा गया कि लाखों लोग जो हैं वहां पे बेसिकली जो है हताहत हुए थे, परेशान हुए थे, कईयों बेसिकली घर से, कईयों को जान से, कईयों को माल से, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, कईयों की लाइफ चली गई, कई बेसिकली जो है बेघर हो गए थे। यस और नो? सो हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी आपदा आएगी वो अचानक आएगी, मानव नियंत्रण के परे होगी, भयंकर विनाश करेगी और समाज में, सोसाइटी में अशांति पैदा कर देगी। सो यहाँ पे अवधारणा और प्रक्रिया में बेसिकली जो है कई बार विकास देखने को मिला। तो पहले खतरों और आपदाओं के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंटरचेंज बेसिकली देखा जाता, तो पहले मानता जाता डेंजर ही डिजास्टर है, पर खतरों की संभावना वाले क्षेत्रों से बेसिकली तो बच सकते हैं। हम खतरे वाले क्षेत्र में जाए ही नहीं, हम ज्यादा बेसिकली जहां पे संभावित ढलान है, जहां पे भूस्खलन संभव है, जहां पे एवलांचेस संभव है, उस एरिया में जाए ही नहीं, राइट। हम उससे बच सकते हैं। पर अगर किसी एरिया में अगर डिजास्टर आनी है, क्या आप उससे बच सकते हैं? सो यहाँ पे तकनीकी जैसे जैसे प्रगति हुई, मानवीय हस्तक्षेप को बड़ा बेसिकली यहाँ पे बढ़ा दिया गया, तो आपदा संभावित क्षेत्रों में गतिविधियां बेसिकली तेजी आई आपके पास में, जिससे बेसिकली भेदता बढ़ती गई। और फिर हम बेसिकली पूरे भारत में यह चीज जो है सुनिश्चित कर पाए कि सर इंडिया में कौन सा एरिया जो है डिजास्टर प्रोन है और कौन सा एरिया जो है आपके पास में जहां पे प्राकृतिक आपदाएं सबसे कम है और स्थिर एरिया है और सुरक्षित एरिया है सर, राइट। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के वैश्विक परिणाम के ऊपर भी बेसिकली बातचीत करना इस चैप्टर में बनता है। सो प्राकृतिक आपदाओं में सबसे बड़ा पैमाना यह जान माल की हानि होती है कि सर जब भी हम कहते हैं अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैसे मापा जाता है? सुनामी आती है ना, आपके पास में सूखा पड़ता है ना, बाढ़ आती है, तो हम क्या कहते हैं कि सर कितना नुकसान हुआ? उस नुकसान के आधार पे बेसिकली उस चीज को याद रखा जाता है, उसका परिणाम, उसका मैग्नीट्यूड याद रखा जाता है, राइट, कि कितनी हानि हुई। और वैश्विक प्रभाव को संबोधित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बेसिकली प्रयास किए गए। तो क्योंकि व्यक्तिगत देशों के पास पर्याप्त रूप से निपटने के साधनों का अभाव होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जो है विश्व में, उसके पास में सारे संसाधन थोड़े ना निहित होंगे, है ना। जैसे हम लोग अगर हमारे भारत की ही अगर बात कर लें, तो क्या इसके पास में वो तमाम वो सारे के सारे रीजन्स बेसिकली यहाँ पे संभव है? क्या इंडिया के पास में सारे अर्थक्वेक से निपटने के लिए, सुनामी से निपटने के लिए, फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए, चक्रवात से निपटने के लिए हो आपके पास में, क्या सारे संसाधन हमारे पास में? हम पूर्वानुमान लगा पाए, हम उसमें लोगों को इवैक्यूएट कर पाए, हम मेडिसिन सप्लाई कर पाए, जो हताहत है उन्हें बेसिकली राहत पहुंचा पाए, उन्हें शरणार्थी शिविर तक बेसिकली ले जाया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए? तो सर अकेला चना यहाँ भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हैंस निपटने के लिए हम सभी देशों को साथ में आना होगा और एक वैश्विक, एक ग्लोबल लेवल पे बेसिकली जो है इसे संबोधित करना होगा। तो सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा स्ट्रेटेजी या योकोहामा आपके पास में रणनीति और कार्य योजना जो है उसे वर्ष 1994 में औपचारिक कर दिया गया था। अब योकोहामा स्ट्रेटेजी पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया कि यह अपने आप में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य नीति है जो कहीं न कहीं आपदा की चुनौतियों का समाधान करना चाहती है। तो इस स्ट्रेटेजी में कई वो बिंदुओं को इंगित किया गया है कि देश व अन्य बेसिकली सहयोगों के साथ में किस प्रकार वैश्विक लेवल पे हम आपदाओं से निजात पा सकते हैं, उनका शमन कर सकते हैं, उनको मिटिगेशन कर सकते हैं, उनके बैड इफेक्ट्स को, इल इफेक्ट्स को। सो ग्लोबल हजार्ड्स और प्रोपोर्शनल इकोनॉमिक लॉस रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे
राइट, किस एरिया में बेसिकली जो है हजार्डस के बारे में बात की गई, कहाँ कहाँ कितना कितना खतरा हो सकता है, राइट। ये इंडिया के बारे में देख लीजिए आप लोग, सर कहाँ पे फ्लड्स आ सकती है, कहाँ साइक्लोन आ सकता है, कहाँ ड्रॉट आ सकता है, ठीक है ना, कहाँ अर्थक्वेक आ सकता है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको इस मैप में जानकारी दी गई। इंडिया नेचुरल हजार्ड, आई गेस अगर आपके पास में एटलस है, मानचित्र हैं, तो यह जानकारी विद्यार्थियों आपके पास में भी होगी। आप जरूर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अपनी एटलस से भी। अब देखिए आपके पास में भारत की भौगोलिक विविधता है ना, इसमें कई चक्रवात, कई एरिया में बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, सूखा आता है, भूस्खलन आता है, कई जगह लू चल रही होती है, कई जगह जंगलों में आग भी लगती है। तो यहाँ पे कई जगह प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि भारत का भौगोलिक एरिया बहुत अलग अलग है। कहीं पर्वतीय एरिया है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं आपके पास में पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, तटीय एरिया देखने को मिलेगा, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, द्वीप देखने को मिलेगा। सो इतना फिजियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल या भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग स्थलाकृतियों के होते हुए भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आपदाओं का उत्पन्न होना, समय समय पे वहां देखा जाना बेसिकली जो है वह एक नॉर्मल सी है। और ये आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, जिसमें बेसिकली ऑब्वियसली हर आपदा क्या करेगी, बड़े लेवल पे जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान एंड माल, संपत्ति का नुकसान करेगी। ऑब्वियसली लोगों की लाइवलीहुड है, उनकी आजीविका है, उसमें व्यवधान पैदा करेगी। और बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता और लंबे समय तक जो है उपनिवेशन और अभी भी जारी सामाजिक भेदभाव और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं का द्वारा एक तरीके से इसको जो है वल्नरेबिलिटी, जिसको सुभेदता कहते हैं, वो बढ़ी हुई है। इंडिया के पास में इतना बेसिकली जो है बड़ा एक तो ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट, और उसके अलावा बेसिकली जो है हमारे पास में अलग अलग वेजिटेशन से अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज है। बहुत ही लंबे समय से अगर हम देखें तो 100, 150, 200 साल हम उपनिवेशिक ताकत के अधीन रहे थे। अतएव यहाँ पे बेसिकली और भारत में और क्या है आपके पास में, काफ़ी सामाजिक बेसिकली जो भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेसिकली आर्थिक भेदभाव भी है। हेंस यहाँ पे रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और जानकारी, अवेयरनेस इसको कहा जाए, उन सारी चीज़ों की कमी होने के कारण प्राकृतिक आपदाएं जो हैं अगर हमारे यहाँ पे भारत में स्ट्राइक करती हैं तो उनके कारण होने वाली हानि बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया वल्नरेबल है, सुभेद्य है इन आपदाओं को लेकर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन प्रेक्षणों के को भारत के कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्टित किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले कौन सी आपदा समझने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ते हैं भूकंप, इसका नाम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक देखिए, भूकंप ऑब्वियसली अप्रत्याशित होता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, काफ़ी डिजास्टर्स होता है, विनाशकारी होता है अपने आप में ही। तो यहाँ पे विनाशकारी और अप्रत्याशित होते हुए पृथ्वी के तंतु में टेक्टोनिक गतिविधियों के दौरान ऊर्जा अचानक से उत्सर्जित होने से उत्पन्न होता है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ एक टेक्टोनिक प्लेट जो है दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से वह बेसिकली जो है रिएक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है ना। तो इस एरिया से बेसिकली जो है एक एनर्जी रिलीज होती है टकराव के कारण। तो प्लेट की 2-3 गति होती, जैसे एक तो है कन्वर्जिंग, है ना, अभिसारी गति, टकराना, एक होता है डाइवर्जिंग, अपसारी गति, दूर जाना एक दूसरे से, तीसरा होता है स्लाइड पास्टिंग, है ना, जहां पे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, संरक्षित प्लेट किनारे हैं आपके पास में। तो टकराव के कारण, दूर जाने के कारण या फिर समानांतर गति के कारण भी घर्षण तो होता, कुछ तो एनर्जी वहां पे जो है स्टोर हो चुकी है, जो बेसिकली प्रेशर एक तरीके से वहां पे जो जनरेट हुआ है। कई बेसिकली सोचो अगर आपके पास में अपन चुटकी बजा रहे, राइट, क्या है, स्नैप ऑफ द फिंगर्स, राइट, स्नैप ऑफ द फिंगर। आप सोचिए स्नैप ऑफ द फिंगर में भी बेसिकली आवाज आ रही है, राइट। ये आवाज क्या है, ये आवाज क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे इन दो, सपोज इन्हीं को अपन बेसिकली क्या मान लेते हैं, दे आर प्लेट बाउंड्रीज, है ना। इन दो प्लेट किनारों के बीच में भी बेसिकली इसी तरीके से क्या है, लगातार अभिसारी गति हो रही है, दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बेसिकली क्या कर रही है, टकरा रही है। और टकरा रही है, स्लाइड पास्ट मूवमेंट हो रही है या फिर एक दूसरे से दूर जा रही है। इसके कारण इनमें प्रेशर क्रिएट होता है, दाब जो है वो एक ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में एक बिंदु पे स्टोर होने लगता है। और जैसे ही वह पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पे पहुंचता है और जैसे ही वो प्रेशर पॉइंट एक स्तर से ज्यादा होता है, वो एनर्जी अचानक से रिलीज होती है, राइट। जो अभी आपको ध्वनि के रूप में सुनाई दिया है ना, वो कंपन भी तो हो सकता है, वो वेव्स भी तो हो सकती है आपके पास में, यस। तो हमारे अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से किसी बिंदु से बेसिकली वह ऊर्जा जो है पृथ्वी की सतह पे बेसिकली आती है ना। और यहां से तो यह ऊर्जा जो है वह चारों तरफ बेसिकली जो है समान गति के रूप में बेसिकली जो है आगे बढ़ेगी, राइट।
सो आप देख पाएंगे कि यह अर्थ क्वेक के कारण, भूकंप के कारण जो है अन्य अन्य तरंगे, जिनको हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, हमने पढ़ा है ऑलरेडी भूकंप को बहुत ही अच्छे से इसी सीरीज, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर बेसिकली अगर आप जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में तो वहां पे मैंने पढ़ाया है आपको 11वीं के एनसीईआरटी में अर्थक्वेक बहुत अच्छे से, राइट। यह ऑब्वियसली अप्रत्याशित है, बहुत ही विनाशकारी है। अचानक से जो ऊर्जा यहाँ से बेसिकली रिलीज होनी है और उस ऊर्जा से बेसिकली जो है कंपन बेसिकली जो है सतह पे महसूस होता है और उन कंपन के कारण क्या होगा, सतह पे क्या है, सड़कें हैं, सतह पे क्या है आपके पास में आवास होंगे, सतह पे क्या है आपके पास में बेसिक बुनियादी संरचनाएं हैं, है ना, वह सभी बेसिकली हताहत होंगी, राइट। और इसके कारण अगर हम देखें भारत के अंदर बेसिकली इसका कारण और इसके कमजोर क्षेत्रों को अगर हम देखें, सो भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की गति करती है ना, और ये उत्तर की ओर बढ़ रही है। और यूरेशियन प्लेट द्वारा बेसिकली जो है ये विघटित होती हुई हिमालयी वृहदार्चना के साथ कहीं न कहीं तालिका प्लेट्स और ऊर्जा संचयन बेसिकली इसमें लगातार हो रहा है। तो वही वाली बात कही जा रही है कि सर यहाँ पे जो है यह इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट के साथ में टकरा रही है और 1 इंच जो है हर साल बेसिकली वह नॉर्थ की तरफ गति कर रही है। और यहाँ पे बेसिकली उस टकराव के कारण बेसिकली क्या है, अन्य अन्य बिंदुओं पे जो है ऊर्जा स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, और उसके कारण बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, वी विल बी एबल टू सी अर्थक्वेक, हमें भूकंप देखने को मिलेगा सर, है ना। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, है ना, पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे बेसिकली क्या है, क्या यह प्लेट बाउंड्री वाले ही जोन है, हाँ या ना, क्या ये सारे के सारे प्लेट किनारे ही हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का वह जोन। अभी नेपाल में भी अर्थक्वेक आया था, यस और नो बच्चा पार्टी। अभी देखो चीन में भी अर्थक्वेक आया, यस और नो, तिब्बत वाले रीजन के अंतर्गत और उसके नॉर्थ में। सो यह अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, बिकॉज यह यूरेशियन और इंडियन भारतीय प्लेट के किनारे हैं और उस प्लेट बाउंड्री टेक्टोनिक प्लेट गति के कारण अर्थक्वेक बेसिकली हमें महसूस होते हैं ट्रेमर्स के रूप में। गुजरात में देखा जाए 1819, 1956, वर्ष 2001 में, महाराष्ट्र में 1967, 1993 में, ये बेसिकली सेंट्रल वेस्टर्न भागों में भी बेसिकली गंभीर भूकंप देखे गए। कि सर यहाँ तो समझ में आया, सर यहाँ इस एरिया में भूकंप भी तो आते हैं, यस, इस एरिया में भी बेसिकली आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है ना। यहाँ महाराष्ट्र में भीमा कृष्ण नदी क्षेत्र है जिसके स्थिर कहीं कहीं जो भूमध्य से बेसिकली फॉल्ट लाइनों का उदय होता है। यहाँ से बेसिकली भीमा है और कृष्णा रिवर महाराष्ट्र की, है ना। और इस जोन में भी बेसिकली जो है फॉल्ट लाइन्स हैं और वो फॉल्ट लाइन से बेसिकली क्या निकलता है, अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होती है, अर्थक्वेक भूकंप देखने को मिलता है। अब सीज्मिक जोन्स को भारत में जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले 5 थे आपके पास में, है ना, 1 2 3 4 5, फिर क्या हुआ 1 और 2 को मिक्स करके कर दिया 2, फिर जोन 3, जोन 4 और जोन 5, है ना। अभी बेसिकली जो है 2 3 4 5 यह 4 ही जोन है आपके पास में। आप देख रहे होंगे सर जोन 5 सबसे ज्यादा इंटेंस वाला होगा। अब जोन 5 में बेसिकली क्या है आपके पास में, एक तो कच्छ पेनिनसुला आ गया, एक वह कुछ एरिया जहां पे आपके पास में हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा बेसिकली जो है जोखिम देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके नजदीक ऑरेंज देखने को मिलेगा, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, इसके नजदीक ये पूरा ऑरेंज, है ना। तो ये ऑरेंज बेसिकली क्या है आपके पास में, जोन 4 है। ये जोन 4 क्या होगा आपके पास में, ये भी संवेदनशील है, हिमालयी या फिर आपके पास में फॉल्ट जोन के नजदीक है, पर जोखिम कम है रिलेटिवली, यहाँ पे जो है कम क्षमता का एरिया देखने को मिलेगा। तो ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधियों के और संवेदनशीलता के आधार पर 5 भूकंप क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत अधिक क्षति जोखिम, उच्च क्षति जोखिम, मध्यम क्षति जोखिम, कम क्षति जोखिम, बहुत कम क्षति जोखिम, इस तरीके से 5 अलग अलग जोन्स हैं। तो यहाँ पे बहुत अधिक और उच्च शक्ति जोखिम वाले भी क्षेत्र, जिनको हम लोग बेसिकली विनाशकारी भूकंपों का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपके पास में हिमालयी क्षेत्र हैं, गुजरात का कच्छ है, बिहार के कुछ हिस्से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर वैली है, ये सारे उसी के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इन्हीं के ऊपर बेसिकली जो है यूपीएससी में और यूपीपीएससी में, ये गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में भी रहा है,
ठीक है ना, इनके मैग्नीट्यूड्स पे प्रश्न बन गए थे, इन्हीं के ऊपर प्रश्न बन गए थे। अब यह है कि इसका परिणाम क्या रहेगा सर। परिणाम में वही बात है सर आपके पास में कि सर बस्तियां, बुनियादी ढांचे, उद्योग है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्डिंग्स, पूरा जमीन ही बेसिकली सर वो पूरा हताहत हो चुका है, वो समतल रहा ही नहीं है। उसके अंदर बेसिकली थर्स्ट या उनमें वलय या उनमें सिंटैक्स बेसिकली जो है फोल्ड्स डेवलप होने लग चुके हैं सर आपके पास में। सो लोग बेघर हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को नुकसान होता है, राइट। और पर्यावरण में बेसिकली जो है भूपटल में दरारें पैदा हो जाती, पानी बाहर निकल आता है, भूस्खलन से नदियों के प्रवाह में बाधा हो जाती है, नदी मार्ग में परिवर्तन से बाढ़ आदि आ सकती है। तो ये सब भूकंप के परिणाम इफेक्ट्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं सर, क्या हम भूकंप के खतरे का कोई शमन कर सकते हैं सर? ये संभव ही नहीं है कि सर हम पृथ्वी के ऊपर चलने वाली इन टेक्टोनिक प्लेट्स को बेसिकली इनकी मूवमेंट को मानव रोक पाए। हमसे पहले कई लाखों अन्य बेसिकली स्पीसीज जो हैं इस पृथ्वी पे आई और विलुप्त हो गई लाखों साल रहने के बाद, राइट। हम भी एक प्रजाति हैं और हम भी लाखों वर्ष पृथ्वी पे रहेंगे फिर विलुप्त हो जाएंगे सर, है ना। सो ये संभव नहीं है कि आप पृथ्वी की जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी गति को कंट्रोल कर पाए। अगर आप इनको कंट्रोल कर पाए तो फिर तो हम ब्रह्मास्मि, है ना भाई, तुम गणेश गाय तोंडे बन जाओगे उस वक्त। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको कि सर भूकंप की रोकथाम संभव नहीं है, आप रोक नहीं सकते सर इसको। इसलिए आपदा की तैयारी करके रखो कि जैसे सर आप बिल्डिंग बनाओ तो उसको ऐसे बनाओ कि सर कहीं न कहीं अगर भूकंप, अर्थक्वेक आ भी गया, कंपन महसूस हो भी गए, तो आपकी बिल्डिंग, आपकी अवसंरचना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन झटकों को, उन डिजास्टर्स के बेसिकली वेव्स को झेल पाए, राइट। सो यहाँ पे हमारा ध्यान किस पे केंद्रित होना चाहिए? आपदा की तैयारी और शमन पे, मिटिगेशन पे ध्यान रखो सर। सुधारे कैसे उस चीज को? फिर तो जल्दी से जल्दी पहले तो सूचना प्रसारित करो, है ना। किसी भी एरिया में भूकंप आया तो लोगों को हाथों हाथ अलर्ट होना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम आपके पास में अलग अलग जगह पे आप लोग निगरानी केंद्र स्थापित कीजिए। किस तरीके से, क्योंकि भूकंप आएगा कहाँ? अर्थ के कहीं के सरफेस पे वेव्स आपको महसूस होगी, तो हम अलग अलग जगह पे बेसिकली जो है सीज्मोग्राफ, सीज्मोमीटर्स बेसिकली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि भूगर्भ के अंदर के कंपन और अर्थक्वेक की, भूकंप की जानकारी हमें समय समय पे देता रहे। फिर भेद्यता मानचित्र बना दीजिए। जैसे आप बेसिकली लोगों को बताइए कि कौन सा एरिया में भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, कहाँ खतरनाक भूकंप आ सकते हैं, कौन सा एरिया जैसे जोन 2 है आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल बना जाता है, सबसे ज्यादा स्थिर है, कि बहुत ही कम या नगण्य लगभग भूकंप देखे जाते हैं। भूकंप होते हैं तो भी इतने ज्यादा विनाशकारी नहीं होते सर आपके पास में। सो इस तरीके से आप प्रॉपर डिजास्टर मैपिंग बेसिकली जो है यहाँ पे भेद्यता मानचित्र या वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो है वो आप जरूर जनता को करके दीजिए, है ना। और लोगों को शिक्षित कीजिए कि भूकंप आ जाए तो रोना नहीं है। अच्छा सपोज आप भूकंप आ गया, आप घर में हो या बिल्डिंग में हो, हाथों हाथ नहीं निकल सकते, तो उस वक्त क्या करोगे आपके पास में? जैसे कभी भी भूकंप आता है तो जनरली क्या रहता है आपके पास में कि सर कोई भी आपके पास में भूकंप वाले टाइम में आपको अगर घर में हो तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। अगर नहीं निकल पा रहे हो, आपको रास्ते बंद दिख रहे हैं या ज्यादा समय निकलने भवन से बाहर निकलने में लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी टेबल के नीचे चले जाइए, सर को पहले बचाने की कोशिश कीजिए। अगर संभवतः हो आपके साथ में टॉर्च या पानी, अगर आपके पास में 10, 20, 30 सेकंड है तो ये दो चीज जरूर पास में रखें। पहला क्या रखेंगे? टॉर्च। दूसरा चीज क्या रखेंगे? पानी, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास में कभी भी किसी भी बिल्डिंग्स के अंतर्गत जहां पे भी देखा गया है कि भूकंप आता, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। अब उस पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद में लोग चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं, आसपास में उनके रिलेटिव चिल्ला रहे हैं, और जो जनता बेसिकली उनको बचाने आती है, एनडीआरएफ या फिर जो तकनीकी टीम होती है, वो उस कोलाहल में नहीं पता कर पाते। सर आपको 10 लोग चिल्ला रहे हैं, उनमें से 10 की आवाज कौन कहां से चिल्ला रहा नहीं पता होगा, पर आपको लाइट जरूर पता चलेगी अगर आप लगातार उस लाइट का ढंग से यूज कर पाए। और पानी क्यों? क्योंकि पानी के माध्यम से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो लगातार 48 घंटे 72 घंटे भी काम कर पाएगा, आप मरेंगे नहीं। यस, है ना। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है आपके पास में, हमारा बोन एंड फ्लैश लगभग 80% क्या है? पानी है, वाटर। हमारी हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है अगर वो इम्बैलेंस हो गई तो आप खुद ही अचेत हो जाएंगे, आप खुद अचेत हो गए, ना ही तो आप मदद पुकार पाएंगे और ना ही मदद करने वाले आप तक पहुंच पाएंगे समय सीमा के अंतर्गत, राइट। सो इस तरीके से आप लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास में जैसे टेबल है या बेड है या ऐसी सरफेस है जहां पे आपका सर या शरीर है उसकी सुरक्षा हो सके, है ना, जहां पे आप लाइट को, इमरजेंसी लाइट्स हो, जैसे आपके पास में पानी हो, इन चीजों का आप अपने पास में रख सकते। क्योंकि डेफिनेटली अगर डिजास्टर बड़ी है तो सहायता को पहुंचने में 24 घंटे, 48 घंटे और इफेक्टिव उसका निदान होने में 72 घंटे तक का समय रख सकता है। अभी प्रिपेयर्ड ज्यादातर जनता नहीं है और इसी कारण नेपाल में हजारों लोग मरते हैं, इसी कारण गुजरात में सैकड़ों संख्या में लोग मारे गए थे उस वक्त,
क्यों? क्योंकि सर जनता को क्या नहीं था आपके पास में, उसकी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, शिक्षा नहीं थी कि सर अगर भूकंप आ जाए, है ना, भूकंप आ गए तो लोग बेसिकली जो है एक रोमांचित से हो जाते हैं, है ना, पोस्ट करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे पोस्ट करने लग जाते हैं, है ना। बट आप में से कितने लोग हैं जो भूकंप एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने जीवन काल में, और जो आपने भूकंप एक्सपीरियंस किया तो उस वक्त आपने क्या किया? आप उस वक्त खड़े खड़े खाली रोमांचित होते गए, एक्साइटेड होते गए, या वाकई आपने उस वक्त अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए भवन को, जगह को छोड़ के खुले मैदान में जाने की कोशिश की, या भवन के अंदर ही बेसिकली जो एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की, राइट? सो याद रखिएगा कि जो चीजों को रोका नहीं जा सकता उनकी कहीं न कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके शमन पे, हम आपदा की तैयारियों पे कोशिश करें, हम हमारी निर्माण प्रथाओं को बेहतर बनाएं, हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाएं कि सर अगर वाइब्रेशंस आ भी गई तो पूरा का पूरा बिल्डिंग 5-10 माले का वो बेसिकली पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह ढेर ना हो जाए कम से कम, राइट? सो हमारी निर्माण प्रथाएं बेहतर हो, भूकंप प्रतिरोधी भवन बनाए जाए, ऐसे डिजाइन किए जाए जिससे हम और बेहतर बेसिकली जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप भी वह सहन कर पाए, राइट? जैसे जापान में बेसिकली किया जा रहा है। ठीक है सर। यस। सो दोस्तों, अर्थक्वेक के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं अर्थक्वेक के ही प्रभाव स्वरूप समुद्र में बेसिकली जो सुनामी तरंगे पैदा होती हैं उनके बारे में, वेव्स, सुनामी वेव्स के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। ये भी डिजास्टर का ही एक रूप है। सुनामी भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र के तल में अचानक होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय समुद्री लहरें। तो ये क्या है आपके पास में, सपोज यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्या है, हियर इज अ वाटर। अचानक से किसी एक सेंटर से बेसिकली जो है एनर्जी जो है वो क्या करती है, रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज होने के कारण, इस ऊर्जा के जैसे ही मुक्त होने के फलस्वरूप बेसिकली क्या होता है, ये जल का स्तर जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ उठने लगेगा आपके पास में, राइट? और ये आगे जाकर के बड़ी से बड़ी तट के आसपास में वेव्स के रूप में हमको दिखेगा, राइट? तो अर्थक्वेक आया कहाँ, समुद्र पे नीचे, जो लैंड है, जो सी सरफेस है उसके नीचे आया है। उसके फलस्वरूप हुआ क्या, ऐसी तरंगों का निर्माण हुआ, ऐसी लहरों का निर्माण हुआ जो कि बहुत ही विशालकाय हैं। अब ये लहरें जो नॉर्मल 1, 2, 5, 7 मीटर की ऊंची लहरें होती हैं, तो सर उनका तो इलाज संभव है आपके पास में, राइट? पर अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो लहर है वो बहुत ही बेसिकली भयावह होती हैं, 50, 100, 200 मीटर कई कई ऊपर लहरें होती है आपके पास में। यह भूकंपीय तरंगे तात्कालिक ऊर्ध्वाधर तरंग उत्पन्न करती हैं। इसके बाद तरंगों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो जाती हैं और उच्च शिखर और निम्न गर्त के बीच में दोलन करती रहती है। याद ये रखना कि ये लहर जो है आपके पास में, ये गति पानी की गहराई पर निर्भर करता है कि जितना आपके पास में गहरा पानी होगा वहां पे बेसिकली जो है इसकी स्पीड जो है वो कम रहने वाली है। तो तट के पास उतले पानी में इसकी गति तेज हो जाती है, मतलब अगर ज्यादा गहराई है आपके पास में तो गहराई के टाइम ये स्पीड कम रखेगी, पर जैसे जैसे तटीय एरिया में आएगी अब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अब इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और ज्यादा वेग और ज्यादा ऊंचाई की ये लहरें, ये तरंगे बेसिकली जो है तटीय एरिया पे बने हुए सारे घरों को प्रभावित करेगी, यह याद रखना है। सुनामी का प्रभाव गहरे समुद्र में बेसिकली, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी नाव के ऊपर बेसिकली सवार हूँ, है ना, इफ आई एम ऑन अ शिप, और यहाँ पे बेसिकली जो है यह सुनामी वेव्स बेसिकली डेवलप हो रही, यहाँ हाई सीज में, गहरे समुद्र में बेसिकली इसका प्रभाव इतना नहीं दिखाई देगा। जहाँ उथला समुद्र होता है, जहाँ गहराई कम होती है पानी की, वहां पे इन वेव्स, इन तरंगों की, इन लहरों का सबसे ज्यादा भयावह रूप देखने को, प्रभाव के रूप में देखने को मिलेगा। तट के साथ साथ उथले पानी में इनका तरंग दैर्ध्य कम होने लगता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब हो गया सर आपके पास में ये वाला वेवलेंथ कहा जाता है, वेव एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है ना। अब इनकी जो ऊंचाई है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी आपके पास में, और ऊंचाई बढ़ जाती है और विनाशकारी प्रभाव होता है, यहाँ तक कि 15 मीटर, 20 मीटर, 50-50 मीटर भी ऊंची बेसिकली जो है यह तरंगे देखने को मिलती हैं। और रीजन क्या है, रीजन है अर्थक्वेक। क्या आया था, अर्थक्वेक, और उस अर्थक्वेक के कारण जो भूकंप आया था, जो ट्रेमर्स आए थे, है ना, उसके कारण ये पानी में हलचल पैदा हुई, ये लहरें पैदा
हुई है। ठीक है, घटनाएं, और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए कि आपके पास में टोटल ये जो सर्कम पैसिफिक रिंग बेल्ट है ना, परिप्रशांत वलय है आपके पास में, वहाँ पे अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, ये सारे ही जोन बेसिकली क्या है, ये सब बेसिक जहाँ जहाँ अर्थक्वेक हो सकता है, जहाँ जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। अब अर्थक्वेक आए समुद्र के नीचे तल पे आए तो सुनामी वेव्स आ सकती है। तो सुनामी की सक्रियता विवर्तनिक गति या ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जहां जहां पे आपके पास में क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक कहाँ आता है, जहां पे प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, विवर्तनिक की गति है, राइट। या फिर आपके पास में है वॉल्केनिक एक्टिविटी कि सर आपके पास में एक प्रॉपर सतह से वॉल्केनो फट के बाहर आ रहा है और उस वॉल्केनो के विस्फोट के कारण बेसिकली क्या है, भूकंप जो है वह समुद्र के अधतल पे महसूस हो रहा है, उसके कारण ये वेव्स, ये लहरें पैदा हो रही है आपकी। ठीक है सर, अब इसका प्रभाव हमने देखा कि सर समुद्र में, हाई सीज में, गहरे समुद्र पे नहीं दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा कि सर जो तट पे बेसिकली जैसे सुनामी लहरें जैसे संग्रहित होती हैं, ये ऊर्जा को बेसिकली रिलीज करती है। अब ये बेसिकली ऊर्जा जो है आपके पास में, ये भूमि पर जो है अशांत जल प्रवाह बेसिकली देखने को मिलेगा। बहुत ही वायलेंट वे में बेसिकली पानी जो है गशिन करता है पोर्ट्स पे, सिटीज में, बिल्डिंग्स में, बस्तियों में बेसिकली, है ना। और जब ये लहरें बेसिकली ऊंची ऊंची लहरें बेसिकली एंटर करती हैं तो पूरे एरिया को बेसिकली बहा करके ले जाती हैं। इस आबादी में, तटीय आबादी में जहाँ सघनता ज्यादा है, जहाँ पे तीव्र मानवीय गतिविधियां हैं, वहां पे उन क्षेत्रों में बेसिकली जो है सुनामी बहुत ही ज्यादा बेसिकली हानि करती है। ठीक है, अब इसके शमन के लिए क्या कर सकते हैं सर? शमन के लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते सर आपके पास में, क्योंकि हमारे पास में सुनामी को, अर्थक्वेक को, तो भूकंप को बेसिकली हम रोक नहीं सकते। जमीन पे तो, पानी में तो कहाँ ही रोक पाएंगे। तो ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कहीं न कहीं सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र ने बेसिकली जो है विनाशकारी सुनामी आपदा के बाद यहाँ पे जहाँ पे 2004 की सुनामी में बेसिकली भारत में भी बेसिकली जो आई थी, है ना, अंडमान के आसपास में और तमिलनाडु के आसपास 3 लाख से अधिक लोग बेसिकली हताहत हुए थे। और 2004 के बाद में, आपदा के बाद में तैयारी और चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में भारत भी बेसिकली शामिल होने के लिए स्वेच्छा से बेसिकली काम भी कर रहा है। ठीक है ना। तो अब होगा क्या सर आपके पास में कि हम कोशिश करें, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, या फिर आपके पास में सिटीज़ हो, उनको इस तरीके से बनाया जाए आपके पास में, जैसे सर ये सी एरिया है ना, तो यहाँ पे कुछ एम्बार्कमेंट या फिर सी डाइक्स या सी वॉल बनाई जाए, है ना, एक बैरियर क्रिएट किया जाए। जनरली यहाँ पे कोस्टल फॉरेस्ट है, उनको मेंटेन किया जाए आपके पास में। रोड्स है, रेलवेज है, उनको एलिवेटेड रखा जाए आपके पास में। इंडस्ट्रीज़ हैं आपके पास में, तो वो एकदम समुद्र से सटे हुए इलाके में नहीं रखी जाए, वो थोड़े से एलिवेटेड जगह पे बेसिकली बनाई जाए। ये काम कर सकते हैं। अब अगली डिजास्टर क्या है सर आपके पास में? चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनको कहते हैं। क्या है सर? समुद्र का तापमान बेसिकली सी सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने के कारण, मतलब 26 अच्छा खासा गर्म हो जाने के कारण, यहाँ पे अर्थ पे जो ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये ट्रॉपिक्स है दोनों, इनके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे सर आपके पास में। अब यहीं पे तो भारत भी है, इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड समवेयर ओवर हियर ओनली, राइट। तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पे फिर आपके पास में अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में क्या हो सकता है आपके पास में कि सर निम्न तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर जोन होगा, चारों तरफ के हाई प्रेशर जोन से इसकी तरफ हवाएं आएगी। अब सर ये हवाएं कैसे आएगी? सीधी आएगी नहीं सर, राइट में मुड़ जाएगी। तो यह बेसिकली हवाएं जो हैं आपके पास में इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगी। और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि लगभग ट्रॉपिकल एरिया 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच तीव्र निम्न दाब क्षेत्र बनते हैं, जिनमें उच्च वेग वाली हवाएं चलती हैं। क्षितिज रूप से सतह पे लगभग यह 500 से 1000 किलोमीटर और लंबवत लगभग जो है ट्रोपोस्फेयर के एंड तक बेसिकली जो है, जिसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, शोभसीमा कहते हैं, वहां तक 12 से 14 किलोमीटर तक फैला होता है। तो सोचिए सर, एक साइक्लोनिक है आपके पास में एरिया जहां पे हवाएं तेज गति से घूम रही है। टोटल एरिया है सर आपके पास में 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर सकती हैं। यहाँ हवाएं महासागरों के ऊपर एकत्रित होती हैं,
यहाँ पे नमी को, मॉइस्चर को कंडेंस करती है, संघनन निकलती है, और ये संघनन की गुप्त उष्मा के कारण ही बेसिकली जो है इसमें एनर्जी आती है। आई गेस ट्रॉपिकल साइक्लोन को मैंने प्रीवियस लेसन्स में कंप्लीट भी कराया है आपको, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि क्या होती है लेटेंट हीट, क्या होती है गुप्त उष्मा, कैसे बेसिकली इनको हीट इंजन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अभी इसमें हीट आई कहाँ कि सर जो पानी है वह भाप में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा चाहिए होगी। और ये जो हीट है, ये जो उष्मा है, यही तो इस तापमान को और बढ़ाएगी, और इस तापमान को बढ़ाने से क्या होगा, और लो प्रेशर इंटेंस हो जाएगा, निम्न दाब और भी तीव्र हो जाएगा, है ना, और ज्यादा तेज जो है पवने चलेगी आपके पास में, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी सर आपके पास में, राइट। अब ये उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, सबसे पहला है सर निरंतर गर्मी, हीट, गुप्त उष्मा जो है वहां से बेसिकली जो है इसको निरंतर गर्मी मिलती है। दूसरा ये साइक्लिक क्यों है, क्योंकि सर कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हर चीज राइट में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हर चीज लेफ्ट में बैंड हो जाती है, राइट। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा साइक्लोन्स का, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, राइट। तो यहां पे कोरियोलिस बल के कारण भूमध्य रेखा के आसपास बेसिकली चक्रवात अनुपस्थित होते हैं, पर ट्रॉपिकल रीजन में आपको साइक्लोन चक्रवात देखने को मिलेंगे। फिर सोममंडलीय स्थिति आपके पास में, जैसे हमने कहा कि सर ये हमारी अर्थ है, पर सर अर्थ से लगभग आपके पास में 14 किलोमीटर की हाइट तक आपको क्या मिलता है आपके पास में, जिसको हम लोग कहते हैं शोभ मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोस्फेयर, है ना, जो लगभग आपके पास में 12 किलोमीटर की एवरेज ऊंचाई के आसपास में दिखता है। अब यहाँ पे स्थानीय इसकी स्थितियां है वो स्थानीय गड़बड़ी बेसिकली पैदा करता है, आपके पास में एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है, बारिश होगी सर आपके पास में, गर्जनाएं होगी आपके पास में, तेज हवाएं चलेगी, ऊर्ध्वाधर जो है पवायु वायु या फिर आपके पास में वेजेस की अनुपस्थिति होगी, है ना, जो नम और गुप्त उष्मा को, ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करती रहेगी सर आपके पास में, राइट। और यहां पे ये इस प्रकार से डेवलप होगा, जो गर्म एरिया है, लो प्रेशर है, वहां पे हवाएं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बेसिकली संवहन गति करती हैं, ये हमेशा ही होता है। पर कोरियोलिस बल के कारण वह चक्रवाती गति करने लग जाती हैं, और तत्पश्चात लेटेंट हीट के कारण ये और इंटेंस हो जाता है, प्रेशर सिस्टम जो है बहुत इंटेंस। तो बीच में बेसिकली क्या है, एक सेंटर ऑफ द साइक्लोन रहेगा, तो चक्रवात की बेसिकली क्या देखने को मिलेगी आपके पास में, एक आई देखने को मिलेगी। बाकी क्या है ये, दिस इज द वॉल ऑफ साइक्लोन, दिस इज द वॉल ऑफ साइक्लोन, है ना। तो आपके पास में सेंट्रल कॉलम है, आपके पास में आई है, वहां पे जो इट वीकन्स द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट डिक्रीजेस ऑब्वियसली, राइट। अब भारत में कहां पे आएगा, इंडिया में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय आधार पे कुछ बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ अरब सागर में आएंगे आपके पास में, लगभग 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आएंगे, है ना, जल के ऊपर ही बेसिकली यह आता है। तो साइक्लोन डेवलप कहाँ हुआ, पानी पे, खत्म कहाँ होगा, जैसे ये लैंड पे आएगा, जमीन पे आएगा, जमीन पे टकराते ही बेसिकली साइक्लोन जो है वह उसका लैंडफॉल हो जाएगा, और लैंडफॉल होते ही बेसिकली खत्म हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि मॉइस्चर, नमी नहीं मिली। क्यों मॉइस्चर, नमी का कहाँ क्या रोल था सर, सर वाटर वेपर या वाष्प से इसको गुप्त उष्मा मिल रही थी, और उसी गुप्त उष्मा से इसका तापमान मेंटेन हो रहा था, इसकी गर्मी मेंटेन हो रही थी, इसका हीट इंजन चल रहा था, वो हीट इंजन बंद हो जाएगा, जैसे जमीन पे आएगा मॉइस्चर, जलवाष्प नहीं मिल पाएगी इसको, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। सो आप पर्टिकुलरली टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात है वो अक्टूबर नवंबर के दौरान आता है, अभी हाल ही में आया भी था आपका नवंबर में चक्रवात, राइट। अब जबकि आपके जून जुलाई तक बेसिकली देखें तो आपके पास में सुंदरबन डेल्टा के आसपास भी जो है कई चक्रवात देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि सर यहाँ पे गर्म और नरम हवा से निकलती हुई गुप्त उष्मा चक्रवातों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे समुद्र से दूरी बढ़ने से बेसिकली बल कम हो जाता है, और आपके पास में तटीय क्षेत्रों में हवाएं तेज चलेगी, क्योंकि साइक्लिक मूवमेंट हवा की बहुत तेज है, 100, 150, 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। चक्रवाती तूफान आएंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आएंगे सर आपके पास में। समुद्र का पानी जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है बारिश के पानी इकट्ठा होने से, और वह कहीं न कहीं जो है सी सर्ज के माध्यम से समुद्र का पानी जो है वह स्थानीय इलाकों में, तटवर्ती क्षेत्रों में अंदर तक घुस जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप तट के किनारों पे मानवीय बस्तियां, कृषि, फसलें, संरचनाओं को नुकसान पहुंचेगा। आई होप ये पॉइंटर्स भी क्लियर हुए। बाढ़ भी इसी से रिलेटेड है आपके पास में, राइट। तत्पश्चात बाढ़ को तो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। सूखा है, जहां बारिश कम होगी, इंडियन ओशन जो है आपके पास में डाइपोल या फिर एल नीनो की सिचुएशन जो है, अपर्याप्त वर्षा होगी, वहां पे ऐसी बेसिकली सिचुएशन होगी, मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी, बारिश जो है वो कम होगी आपके पास में, पानी की उपलब्धता वो है कम है आपके पास में। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट्स भी हो सकते हैं। भारत का लगभग 19% जो एरिया है ना दोस्तों, है ना, वह बेसिकली 12
18% जनसंख्या प्रतिवर्ष सूखे से पीड़ित होती है। तो एक 10/2 ऑलमोस्ट, है ना, इतना प्रतिशत, या 1/5 भी कह सकते हो। भारत का, देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो सकता है, जिससे लगभग 50 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। 50 मिलियन मतलब क्या हुआ, 50 मिलियन स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरेज 5 करोड़ के करीब। सो यहाँ पे इसकी आवृत्ति है। इसके कारण बेसिकली क्या होगा, देखो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि अगर नहीं होगी, कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है, मानसून की आवश्यकता है, वर्षा की आवश्यकता है। अगर सूखा पड़ रहा है, कृषि नहीं हो रही, फसलें नष्ट हो गई है आपके पास में, तो हमारी खाद्य आपूर्ति भी नहीं होगी। तो अब क्या नई चुनौती क्या आएगी सर आपके पास में? सर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, कच्छ है ना, जहाँ जहाँ पे भी ये सूखा पड़ता है ना, इंटरनल एरियाज है, कॉन्टिनेंटल एरियाज है, सीवियर ड्रॉट जहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे खाद्य असुरक्षा भी पैदा हो सकती है भविष्य के लिए, ठीक है। फिर है सर भूस्खलन। अब सर बड़ी चट्टानें जो तेजी से खिसकने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती, रेलवेज अवरुद्ध हो सकते हैं आपके पास में, है ना। अब यहाँ पे इसके कहीं कहीं अर्थव्यवस्था पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई कारण है सर, उनके द्वारा हम बेसिकली इस भूस्खलन को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। अब जैसे आपके पास में भारत में भूस्खलन संवेदनशील कई क्षेत्र है, जैसे अति उच्च सुभेद्यता क्षेत्र, उच्च सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम, और फिर है सुरक्षित क्षेत्र। अब इसमें बेसिकली जो है उच्च में कौन से हैं आपके पास में, जैसे पश्चिम घाट है, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय है, निकोबार है, ठीक है ना, आपके पास में नीलगिरी है, जहाँ भूकंप भी बार बार आते हैं, जमीन बार बार हिलने के कारण ऐसा काम हो सकता है। सड़क और बांध निर्माण जो है, ये गतिविधियां प्रभावित हो सकती है। दूसरा है सर उच्च सुभेद्यता क्षेत्र। अब यहाँ पे बहुत ही उच्च सुभेद्यता क्षेत्र में बेसिकली नियंत्रण कारकों को अलग अलग तीव्रता और आवृत्ति के साथ देखा गया है कि सर जैसे असम के मैदानों के इलाकों को छोड़कर हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य जो है उनको बेसिकली हाई वल्नरेबल एरिया बोला गया। मध्यम से निम्न भेद्यता क्षेत्र बेसिकली देखा जाए जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे लद्दाख, स्पीति, ट्रांस हिमालयाज है आपके पास में, ईस्टर्न घाट्स है आपके पास में, है ना, छायावृष्टि क्षेत्र है, डेक्कन प्लेट्यू है आपके पास में, ये बेसिकली स्थिर रहा क्षेत्र। आपके पास में काफ़ी कोई भूकंप, कोई कंपन, कोई दूसरी तीसरी गतिविधि यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, भूस्खलन कम है। फिर सर सुरक्षित क्षेत्र, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्टर्न घाट्स, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो तटीय क्षेत्र के आसपास का एरिया, ये भूस्खलन से अपेक्षाकृत सुरक्षित है ना। कॉन्टिनेंटल एरियाज है आपके पास में, इनलैंड एरियाज हैं, इनकी यहाँ पे बातचीत की जा रही है। परिणाम स्वरूप वही है सर, रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे, है ना, जान माल की हानि हो सकती है आपके पास में, जोखिम का काम है सर आपके पास में, सावधानियां बरतनी होगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। सपोज सर यहाँ पे हमको पता है कि सर कभी भी अगर कंपन हुआ तो ये सामान नीचे गिर सकता है, ये रॉक्स नीचे गिर सकती है ना, सड़क को, रेल को, या फिर लोगों को हानि पहुंच सकती है। तो हम एक रिटेनिंग वॉल बेसिकली यहाँ पे बना सकते हैं, हम यहाँ पे वनावरण बना सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम वनीकरण करके यह कार्य कर सकते हैं, हम स्थानांतरित खेती को बेसिकली रोके, है ना, तो सीढ़ीनुमा खेती जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी बेसिकली मिलनी चाहिए आपके पास में, है ना, जो टेरेस फार्मिंग जिसको कहा जा सकता है आपके पास में। अच्छा, इन सारी चीज़ों से होगा क्या, आप भूस्खलन को रोकने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास में बातचीत की जा रही है दोस्तों मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिकवरी एंड रेस्पॉन्स की, मतलब आपदा को प्रबंधित कैसे किया जाए। देखो जो चक्रवात है वो आने से पहले अगर आपको एग्जैक्टली बता दिया कि सर भारत में, है ना, कि सर यहाँ पे यह जो है चक्रवात आ सकता है, यहाँ पे ये चक्रवात आ सकता है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, है ना, ये सुनामी आ सकती है, ज्वालामुखी आ सकता है, तो इसका पूर्वानुमान लगा दिया जाए। तो इनके लिए इसको मॉनिटर करना, इनकी डायरेक्शन, इनकी स्पीड को, है ना, कहीं न कहीं फोरकास्टिंग बहुत ही जरूरी है। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, भूकंप आ गया तो हाथों हाथ सबसे पहले कौन, पुलिस या आर्मी या एनडीआरएफ कौन एक्शन में आएगा, राइट। तो यहाँ पे चक्रवाती खतरों के प्रबंधन के लिए आप काम कर सकते हो कि सर हवा की गति को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्या आश्रय बना सकते हैं, क्या तटबंधों को बना सकते हैं, बांधों के लिए, जलाशयों के वनीकरण का कैसे निर्माण हो सकता है। अच्छा, रणनीतियों का उद्देश्य जो है आपके पास में जो भी समस्या है, जैसे चक्रवात हो, जैसे बाढ़ हो, जैसे अन्य अन्य जितने भी डिजास्टर्स हैं उनके प्रभावों को कम करना है। तटीय क्षेत्रों में संवेदनशीलता हमेशा अधिक रहती है, क्योंकि अगर चक्रवात हुआ, अगर बाढ़ हुआ, अगर वर्षा हुई तो सर सबसे पहले परेशान होने वाले यही क्षेत्र रहेंगे सर आपके पास में। तो आबादी को बेसिकली उच्च भेद्यता क्षेत्र से बेसिकली हटाया जाए, उच्च भूमि में बेसिकली जो है इनको ले जाया जाए आपके पास में। इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2004 की सुनामी के बाद 2005 में भारत में आया आपदा प्रबंधन विधेयक, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, है ना, और यह भारत की संसद के द्वारा पारित भी किया गया। और किसी भी क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा या गंभीर
गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करता है। कोई भी नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, उनके कारण, उनकी लापरवाही जो भी होगी आपके पास में, वो इसमें कवर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जीवन की भारी हानि या मानव पीड़ा या क्षति, पर्यावरण का विनाश होता हो, प्रभावित समुदाय का मुकाबला करने की क्षमता से परे घटित होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब याद है आपका एक होमवर्क पढ़ना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NDRF प्लस SDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एक तो ये करना है सर आपको, ठीक है। कैन वी डू दैट? बहुत ही इजी है आपके पास में, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं वापस आपको दोहराता हूँ, NDRF और SDRF बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इस क्लास की PDF और तमाम जानकारी आप बेसिकली इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। एंड विद दिस बीइंग सेड, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। आई विल मीट यू अगेन टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लासेस एज वेल। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।